हेलो दोस्तों। एक लड़के की शादी एक ऐसी लड़की के साथ हो जाती है जो उसकी जिंदगी को जीते जी नर्क बना देती है। शादी के सिर्फ 2 ही सालों के भीतर उसने अपने पति को गुंडों से पिटवाया, सास ससुर के साथ बदतमीजी भी की और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का केस लगाकर अपने मायके चली जाती है। वहां अपने प्रेमी के साथ घूमती फिरती है, मजे करती है। महिला सुरक्षा के अंतर्गत जितने भी कानून बनाए गए हैं उन सभी का वो दुरुपयोग कर अपने ससुराल वालों का जीना हराम कर देती है। फिलहाल केस की सुनवाई चल रही थी। पूरे 5 साल बाद आज केस का अंतिम फैसला आना था, जो कि एक महिला जज को सुनाना था। जो महिला मजिस्ट्रेट होती हैं वो 30-32 साल की एक ईमानदार और न्याय पसंद महिला होती हैं, जो कड़े से कड़े फैसलों को भी तुरंत सुनाने के लिए जानी जाती थी। जब उनके सामने ये केस आता है तो वो केस को सुनने के बाद उस महिला के पति की तरफ धीरे धीरे अपनी हमदर्दी जताने लगती हैं और ऐसे ही महिला जज कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाती हैं। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की। एक कोर्ट में दो लोग अपने अपने वकीलों के साथ खड़े हुए थे। पत्नी का नाम प्रियंका होता है और पति का नाम सौरभ सौरभ होता है। अब दोस्तों, जो कोर्ट में उनका फैसला सुनाने के लिए जज थी वो एक महिला जज होती हैं। दोनों पति पत्नियों को फाइल को पढ़ती हैं और थोड़ा सा मुस्कुराती हैं। फिर उस लड़के से पूछती हैं जिसका नाम सौरभ होता है, जो कि एक इंटर कॉलेज में टीचर था। तो मैडम उनसे पूछती हैं कि हाँ जी मास्टर साहब, अब आप बताइए आप इंसान हो या हैवान। तो सौरभ कहता है मैडम मैं तो एक साधारण सा इंसान ही हूँ। तो मैडम कहती हैं कि आपकी पत्नी ने जो एप्लीकेशन में लिखवाया है उसके मुताबिक तो आप इन्हें मारते पीटते हैं, दहेज मिलने के बावजूद भी आप इनसे और दहेज लेने का दबाव बनाते हैं, और ये तो इतनी सुंदर हैं फिर भी आप गैर लड़कियों के साथ नाजायज रिश्ते रखते हैं। और इसके अलावा जब इनके रिश्तेदार आपके घर आते हैं तो आप उनकी इज्जत नहीं करते हैं, इन पर आप तरह तरह से अत्याचार करते हो। तो ये इंसानियत है या हैवानियत? अब इन सब बातों को सुनने के बाद सौरभ कहता है कि मैडम ये सब इल्जाम बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर मैडम प्रियंका से पूछती हैं कि प्रियंका आप बताइए आपने जो कुछ इनके बारे में लिखवाया है वो सही है या गलत। प्रियंका कुछ बोल पाती उससे पहले ही उनका वकील बोल पड़ता है कि मैडम ये जो शख्स है एक नंबर का झूठा और मक्कार आदमी है। इसने शादी के पहले दिन से ही मेरे मुवक्किल के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इन्हें हर तरह से परेशान रखा है। मैडम वकील को बीच में ही रोक देती हैं, कहती हैं कि वकील साहब आप बैठ जाइए, जिनके साथ ये सब हो रहा है जरा उनको भी तो कुछ बोलने दीजिए। मैडम प्रियंका से पूछती हैं जो तुमने तहरीर में लिखवाया है क्या वो सच है? तो प्रियंका कहती है हाँ मैडम ये बिल्कुल सच है। मैडम ने कहा अच्छा ठीक है, ये बताइए एक बार इन्होंने आपके साथ मारपीट की और मारपीट में आपका एक हाथ टूट गया, जरा आप मुझे बताएं आपका कौन सा हाथ टूटा था? तो उसने बताया कि मैडम मेरा दाहिना हाथ टूट गया था। तो फिर मैडम ने कहा आपका दाहिना हाथ कौन सा है? तो वो एक हाथ को पकड़ते हुए बोलती है कि ये दाहिना हाथ है। तो मैडम कहती हैं कि आपने जिस हाथ को पकड़ रखा है ये तो आपका बाहिना हाथ है। तो वो तुरंत दूसरा हाथ पकड़ लेती है, हाँ ये वाला ही है। तो मैडम कहती हैं अच्छा जिस इंसान का कोई हाथ टूट जाए
तो उसे ये बात जिंदगी भर याद रहती है। एक सेकंड नहीं लगता ये बताने में कि कौन सा हाथ था, और आप इतना घुमा फिरा कर बता रही हो। खैर छोड़ो, आपको शायद याद ही नहीं, लेकिन जब आपका हाथ टूट चुका था तो आप फिर कहाँ गईं? तो प्रियंका बोलती है, मैं बैठ गई। मैडम ने कहा, मेरा मतलब कहीं इलाज के लिए गई तो होंगी? तो उसने कहा, हाँ गई तो थी, लेकिन मुझे हॉस्पिटल का नाम याद नहीं आ रहा है। तो मैडम ने कहा, अरे तुम पढ़ी हो, ग्रेजुएशन कर रखा है, तुम्हें इलाज के सिलसिले में कई बार उस हॉस्पिटल आना जाना पड़ा होगा, तो क्या आपको जरा भी याद नहीं कि आपने कौन से हॉस्पिटल से अपना इलाज कराया था? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। ये बताओ, किसके साथ जाती थी? जिस साधन से आती जाती थी, ये बताओ। तो प्रियंका ने दिमाग पर जोर डाला, बोली कि बहुत समय हो गया है, मुझे अब कुछ याद नहीं आ रहा है। तो फिर मैडम ने सौरभ से पूछा, अच्छा सौरभ जी, अब आप बताएं, आपने भी लिखवा रखा है कि इनके घर वालों ने आपके साथ मारपीट की और इसमें आपका एक पैर टूट गया था, उसको इस बारे में कुछ याद है या आप भी सब कुछ भूल चुके हैं? तो सौरभ कहता है, मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से याद है। सुबह 9 बज रहे थे। मैं अपनी बाइक से कॉलेज के लिए जा रहा था। रास्ते में ही इनके भाई और पिताजी ने 3-4 लोगों के साथ मुझे घेर लिया और बातचीत करते हुए मुझसे गाड़ी से नीचे खींचा और खूब मारपीट की। 2-3 लोग मेरे पैर पर चढ़ गए, जिससे मेरा दाहिना पैर टूट गया। मेरे सिर में चोट आई, हाथ पैरों में, पूरे शरीर में जगह जगह चोट थी। आस पड़ोस के लोग मुझे उठाने के लिए आगे आए तो वो लोग वहां से भाग गए। उसका आधा घंटा बाद मेरी बहन और उसके पति मुझे तुरंत डॉक्टर रजा के यहाँ लेकर गए। वहाँ मेरा इलाज हुआ और मैं 15 दिन तक सिर्फ बेड पर ही लेटा रहा। मेरी माँ ने एक छोटे बच्चे की तरह मेरी देखभाल की। तब जाकर मैं थोड़ा चलना शुरू हुआ है था। मुझे एक एक बात बहुत अच्छे से याद है। इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो फिर प्रियंका कहती है कि तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, और शुक्र करो कि तुम उस दिन बच गए, नहीं तो इससे भी बुरा हाल तुम्हारा हो जाता। अब उसे ये बोलते बोलते देखा। उसके वकील बोलते हैं कि चुप हो जाओ, ये सब क्या बोलते जा रहे हो? तो महिला जज वकील साहब को चुप कराते हुए कहती हैं कि वकील साहब, आप इन्हें बोलने दीजिए। अगर आप लोग बीच में ना आए तो किसी भी केस को बड़ी आसानी से निपटाया जा सकता है। हमें इतना भी समय नहीं लगता है सच और झूठ की पहचान करने में। फिलहाल प्रियंका अब चुप हो जाती है। फिर वो प्रियंका से पूछती हैं कि ये बताइए, आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की असल वजह क्या थी? तो प्रियंका कहती हैं, जैसा कि आपको भी मालूम है, ये एक टीचर है, इनकी अच्छी खासी 70-80 हजार रुपए सैलरी है, लेकिन ये मुझे अपनी सैलरी का एक भी रुपया नहीं देते हैं। और इससे अलग अगर मेरा कोई रिश्तेदार घर आ जाए तो उस पर शक करते हैं और अपने रिश्तेदारों पर दिल खोल कर खर्चा करते हैं। ये मेरे साथ मारपीट करते हैं। मैंने इनसे शादी कर ली है तो ये सोचते हैं कि मैं जिंदगी भर इनकी गुलामी ही करती रहूंगी, लेकिन मेरी भी एक जिंदगी है। मेरा भी मन करता है मैं 1-2 महीने अपने मायके में रहूं, कहीं घूमने जाऊं, अपने शौक पूरे करूं, ये सब मेरी मर्जी है। इसके बाद वो सौरभ से पूछती है कि आप अब बताएं कि असल वजह क्या थी झगड़े की? अरे कौन से रिश्तेदार मैडम, इसके आज तक जितने भी रिश्तेदार आए हैं सब के सब नौजवान लड़के ही होते हैं। किसी को बताती है कि बुआ का लड़का है, किसी को बताती है कि मामा का लड़का है और किसी को इनकी मौसी का लड़का
होता है। किसी को कहती है कि बगल वाले भैया हैं और कोई इनका मोबाइल का काम करने वाला होता है। इस तरह से इनके रिश्तेदार होते हैं। इसके बावजूद भी उनके साथ अकेली जाती है घूमने के लिए और देर रात को घर लौटती है और उन्हीं लोगों से मोबाइल में रातों को लगी रहती है। अब क्या मैं इतना भी ना समझ हूँ जो मैं समझ नहीं सकता कि आखिर वो लोग इनके क्या लगते हैं। अब अगर मैं इन्हें इस बारे में कुछ कहता हूँ तो मुझसे झगड़ा करती है, उन्हीं लोगों से धमकियाँ दिलाती है, कहती है कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को गायब करा दूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि आखिर आगे तो गए कहाँ। मैडम, मैं बहुत ज़्यादा सताया गया हूँ, बहुत पीड़ित व्यक्ति हूँ। जब से इन्होंने मेरे साथ मारपीट की है, मैं पिछले 5 सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में लगा हुआ हूँ। चक्कर काटते-काटते थक चुका हूँ। मैं अपने माता-पिता को देखूँ, अपनी नौकरी को देखूँ या ऐसे ही दर-दर के धक्के खाता रहूँ। ये तो मेरी सैलरी से 25,000 रुपए गुजारा भत्ता के रूप में ले ही लेती है और उनसे ये अपना घूमती-फिरती ऐश उड़ाती है। मज़े करती है, इसको तो कोई रोक-टोक करने वाला ही नहीं है, टेंशन फ्री रहती है। मुझे आप इससे न्याय दिलाते हुए छुटकारा दिला दीजिए, ये मेरी सैलरी का आधा पैसा माँगती है। तो अभी प्रियंका कहती है, अब आधा नहीं, तुम्हें पूरे ही देने होंगे और अगर नहीं दोगे तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करवाती हूँ। देखिए मैडम, सरेआम मुझे कैसे धमकियाँ दे रही है। मैं इससे बहुत तंग आ गया हूँ। अगर मेरे माँ-बाप ने मुझे ना सँभाला होता तो ना जाने कब का मैं अपनी ज़िंदगी को खराब कर चुका होता। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद उनकी देख-रेख कौन करेगा? तो प्रियंका कहती है, अरे अपने माँ-बाप को भी ले जाना अपने साथ ही। तभी प्रियंका का वकील बोलता है, अरे बस चुप हो जाइए। वकील साहब, आप तो कह रहे थे कि आपकी मुवक्किल बहुत मासूम है, नासमझ है और यहाँ तो ये सरेआम खुली धमकियाँ दिए जा रही हैं। इस पर क्या कहना चाहोगे आप? अब भी शांत रह जाता है। तो फिर मैडम कहती हैं, अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम अपने पति सौरभ के साथ वापस जाओगी या नहीं? तो प्रियंका कहती है, नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती हूँ और मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए, जो कुछ भी मेरे माँ-बाप ने शादी में खर्चा किए थे। अब इस पर सौरभ बोलता है कि मैडम, ये सभी दहेज का सामान ले जा चुकी है, एक चादर तक नहीं छोड़ी इसने, गहने वगैरह सब कुछ ले लिया और उल्टा दहेज का मुकदमा मुझ पर लगाया हुआ है। अब बताओ मैं इसको क्या वापस करूँ? मेरा पैर तोड़ा और मेरे ही ऊपर अपने हाथ तोड़ने का इल्ज़ाम लगा दिया। इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशान रखा हुआ है, इसलिए आप मुझे इनसे न्याय दिलाकर निजात दिला दीजिए। तो मैडम दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कहती हैं कि अच्छा ठीक है, अब आप ऐसा कीजिए, क्योंकि इनकी कोई नौकरी तो है नहीं, ज़िंदगी गुज़ारने के लिए पैसे तो चाहिए ही। या ऐसा कीजिए, आप इन्हें अपने साथ ले जाइए, इज़्ज़त के साथ रखिए। अब ये बात सुनते ही प्रियंका तो खुश हो जाती है, कहती है कि मुझे 10 नहीं पूरे 20 लाख रुपए चाहिए। तो सौरभ कहता है, मैं कहाँ से इतना पैसा दे पाऊँगा? मैंने अभी-अभी घर बनवाया है, अब मेरे पास पैसा नहीं है। मैं तो 4-6 लाख भी नहीं दे सकता, तो 10 लाख कहाँ से दूँगा? तो उन्होंने कहा, तो आप दूसरा विकल्प चुन लीजिए, इन्हें इज़्ज़त से अपने घर ले जाइए। तो सौरभ ने अच्छा ठीक है, मैडम मुझे 15 दिनों का समय चाहिए। अब दोस्तों, वो 15 दिन का समय माँग लेता है, तो अभी प्रियंका कहती है कि अगर ये मुझे अभी 10 लाख रुपए देता, तो ठीक है, नहीं तो मैं 15 दिन बाद पूरे 20 लाख रुपए लूँगी। तो तभी प्रियंका के वकील ने कहा, मैडम 10-20 लाख रुपए से क्या ही होगा, इन्हें कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए होंगे मुआवजे के तौर पर। तो दोस्तों मैडम कहती हैं कि आप
आपके मुवक्किल ने सरेआम धमकियां दी, तो आप उस पर कुछ नहीं बोले, और जब ये 20 लाख रुपए मांग रही हैं तो आप उन्हें बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर रखे हैं। इसी बीच सौरभ के वकील भी बोलते हैं कि मैडम, कायदे से तो इस रिश्ते को बिना लेन देन ही समाप्त कर देना चाहिए और मेरे मुवक्किल को इस औरत से छुटकारा दिलाकर न्याय दिलाना चाहिए, लेकिन आपने जो इतना मुआवजा रखा है वो सोच समझ कर ही रखा होगा। मैं आपके फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता, लेकिन आप हमें 15 दिन का समय दीजिए, उसके बाद हम सोच कर बता देंगे कि हमें क्या करना है। तो मैडम कहती हैं, ठीक है, आप लोग 15 दिनों बाद आइएगा। अब इसके बाद कोर्ट बंद कर दिया जाता है और सभी अपने अपने घरों को जाने लगते हैं। जो मजिस्ट्रेट साहिबा होती हैं वो भी गाड़ी में बैठकर अपने घर को जा रही थी, तो वो देखती हैं कि रास्ते में सौरभ को 6-7 लोगों ने घेर रखा है और प्रियंका उसे धमकाते हुए कह रही है कि 50 लाख लेने के बाद भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, तुझे बर्बाद कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तरह तरह की बातें उसे सुना रही थी। तभी वो अपने ड्राइवर से गाड़ी को रोकने को कहती हैं और गाड़ी से उतरकर कहती हैं कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है। सभी लोग देखते हैं कि अरे ये तो मजिस्ट्रेट मैडम है, तो सभी वहां से भाग जाते हैं। अब 15 दिन बाद उन्हें फिर से कोर्ट में पेश होना था, लेकिन अगले ही संडे सौरभ अपनी मां का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जाता है और वहीं मजिस्ट्रेट मैडम भी अपना इलाज कराने के लिए आई हुई थी। मैडम जब उसे वहां देखती हैं तो उसे पहचान जाती हैं। अपने गार्ड से उसे बुलवाती हैं। मैडम प्राइवेट वार्ड में थी। सौरभ उनके पास जाता है और पूछता है, मैडम मैडम आपको क्या हो गया है? तो मैडम कहती हैं, पेट में दर्द हो रहा था, जब बर्दाश्त से ज्यादा होने लगा तो हॉस्पिटल आ गई। यहाँ इंजेक्शन ग्लूकोज वगैरह लगाया है, तो अब आराम है। तो मैडम ने पूछा कि अब आपकी माँ की तबीयत कैसी है? तो सौरभ ने बताया कि अब ठीक है, उनकी दवा यहीं से जाती है, बाहर पापा के साथ बैठी हुई है। फिर सौरभ सोचता है कि मैडम से अकेले बातचीत करने का मौका है, क्यों ना इनसे केस के सिलसिले में बातचीत की जाए। तो कहता है कि मैडम, प्रियंका की वजह से मेरा सामाजिक स्तर बहुत गिर चुका है। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा हूँ। उसने मेरा जीना दुर्वार कर दिया है। मैंने जो कुछ भी उसके बारे में बोला है वो सब बातें सच हैं। मैडम ने कहा, देखो, मैं यहाँ आपके केस के सिलसिले में कोई बातचीत नहीं कर सकती हूँ। हाँ, जिंदगी में कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे जुड़ जाते हैं, मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। मैंने कई साल वकालत की है, उसके बाद 3-4 सालों से मुकदमों के फैसले सुना रही हूँ। मैंने कई केस में देखा है कि कहीं पत्नी को पति द्वारा सताया जाता है, तो कहीं पति को ही पत्नी द्वारा सताया जाता है और परेशान किया जाता है। इस तरह की घटनाएं चलती रहती हैं। समाज में मैंने तो अपना फैसला सुना ही दिया है। या तो आप उन्हें पैसा दे दें या उन्हें अपने घर ले जाना, और बेहतर होगा कि आप उन्हें अपने साथ ही ले जाइए। आप तो एक मास्टर हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, रिश्तों को बनाने की कोशिश कीजिए। तो फिर सौरभ कहता है कि मैडम, ये 2 साल मेरे साथ रही, इन 2 सालों में मैं उसके सामने 10 बार झुका हूँ, लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं मानती है। अब आपसे क्या ही छुपाना, सबके सामने मैं कुछ कह नहीं पाया। मेरे माँ बाप टेंशन में रहते हैं, कोई दूसरी संतान नहीं है, हमारा परिवार आगे कैसे बढ़ेगा? मेरी उम्र भी 35-36 साल की हो चुकी है, कब मेरी खुद की औलाद होगी? इसी आशा में जिंदगी गुजर गई, लेकिन उस औरत को कोई कोई परवाह नहीं है। बस मैं तो पैसों को इंतजाम कर रहा हूँ, देखता हूँ कहीं से हो जाए तो अपना पीछा छुड़ा लूंगा, क्योंकि अगर ले भी गया तो फिर से वही सब नाटक मेरे साथ लगाकर रखेगी। अब आप ही बताएं, मैं क्या कर सकता हूँ?
तो मैडम कहती हैं, देखिए, इस बारे में मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे सकती हूँ। आपको दोनों विकल्पों में से किसी एक को खुद ही चुनना होगा। सौरभ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो कहता है कि मैडम, बस मैं आपको पैसे ही दे दूंगा। मैं मैडम तो मैडम कहती हैं, हाँ ठीक है, उससे भी अच्छी लड़की तुम्हें मिल जाएगी। वो कहता है कि अभी भी मुझे धमकियां दिलवाती है कि ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। तो मैडम कहती हैं, अच्छा आप ऐसा करिए, मेरा नंबर ले लीजिए। अगर उन्होंने कुछ भी हरकत की या तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो आप मुझे बता देना। दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। अब 15 दिन बाद दोनों कोर्ट में पेश होते हैं और सिर्फ 2 ही मिनट में फैसला हो जाता है, क्योंकि सौरभ 10 लाख रुपए का चेक प्रियंका को दे देता है और उन्हीं मजिस्ट्रेट के सामने उन दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दोस्तों, करीब 20 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मजिस्ट्रेट मैडम सौरभ को कॉल लगाती हैं और पूछती हैं कि क्या हाल चाल है मास्टर साहब। अब तो आपको कोई धमकियां वगैरह नहीं मिल रही हैं। अब वो जैसे ही देखता है कि मैडम जी का फोन फोन है तो वो हैरान रह जाता है। सौरभ कहता है कि मैडम, मेरे दिए हुए पैसों से उसने अपनी दूसरी शादी कर ली है, अब कोई धमकियां नहीं देती है। तो मैडम ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम भी अपनी दूसरी शादी कर लेना। क्या कर सकते हैं, रिश्ते नाते में ये सब चलता रहता है, कहीं ना कहीं कोई नहीं बचा हुआ है इस सब से। सौरभ कहता है, हाँ मैडम, लेकिन आप लोग तो बचे हुए होंगे इस सब से। तो मैडम कहती हैं, अरे कहाँ, मैं भी नहीं बची हूँ। इससे वो अपनी कहानी बताती हैं कि जब वे कॉलेज में पढ़ रही थीं तो एक लड़का डॉक्टर बनकर उन मुझसे मिला। हम दोनों दोस्त बने, एक दूसरे के साथ घूमने लगे। फिर वो लड़का मेरे साथ रिलेशन बनाने का दबाव बनाने लगा। मुझे उसके कैरेक्टर पर शक हुआ। मैंने उसके बारे में अधिक जानकारी निकाली तो पता चला वो लड़का एक नंबर का ठगी है, डॉक्टर भी नहीं था। मैंने उससे अपना पीछा छुड़ाया तो वो मेरी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकियां देने लगा। मैंने कानून का सहारा लिया और बड़ी ही मुश्किल से मैंने उससे अपना पीछा छुड़ाया है। तो ये समझो कि इस सब से कोई नहीं बच पाया है। बहरहाल आप दूसरी शादी कर लीजिए, आप इतने अच्छे हो, आपको बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। तो वो कहता है, अच्छा ठीक है मैडम, कर लूंगा, लेकिन किससे करूं? मैंने तो इस बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं। ऐसी कोई लड़की मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। तो मैडम कहती हैं, ठीक है, आज आपके पास किसी लड़की का फोन आएगा तो आप उससे बात कर लेना। वो चौंक जाता है, पूछता है, कौन सी लड़की मैडम? वो कहती हैं, बस आपके पास फोन आएगा, आप खुद बात कर लेना। अब मैडम इतना कहकर फोन काट देती हैं। मास्टर साहब इंतजार करने लगते हैं कि किसी लड़की का फोन आएगा। रात के 11 बज जाते हैं, लेकिन किसी लड़की का फोन नहीं आता है। एक दो फोन आए तो मास्टर जी का दिल जोर से धड़कने लगता, लेकिन वो उन्हीं के परिचित के लोगों के फोन थे। रात के 11 बज रहे थे। फिर मैडम जी का कॉल करती हैं और पूछती हैं कि मास्टर साहब, क्या हाल है आप आपके? आया किसी लड़की बड़की का फोन आपके पास? तो सौरभ कहता है, अरे नहीं मैडम, अभी तो नहीं आया, मैं तो इंतजार में ही था। तो वो कहती हैं, कोई बात नहीं, आप इंतजार करिए। फिर अगला दिन भी गुजर जाता है। तो मैडम रात में फिर से फोन करती हैं और पूछती हैं कि मास्टर साहब, आया था क्या कॉल किसी लड़की का फोन आपके पास? तो मास्टर जी ने कहा, नहीं मैडम, किसी का फोन नहीं आया। तो मैडम ने कहा, अरे जरा सही से याद कीजिए, आया होगा। तो मास्टर साहब जी ने कहा, नहीं मैडम, नहीं आया, सिर्फ आपका ही 2 बार फोन आया था, कॉल तो फिर मैडम ने कहा कि क्या मैं लड़की नहीं हूँ? मास्टर साहब, अब इतना ही सुनते सौरभ की सांसें थम जाती हैं, रोने लगता है और कहता है, मैडम आप अपने बारे में बात कर रही हैं, मैं मैडम
बोलती हैं, हाँ, मैं अपने ही बारे में बात कर रही थी। क्या मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ? मास्टर जी ने कहा, मैडम आपके लिए तो मैं निःशब्द हूँ। आपका क्या ही कहना, आप तो मजिस्ट्रेट हैं और मैं एक मास्टर हूँ। तो उन्होंने कहा, तो क्या हुआ? आप तो एक गुरु हैं और आपसे ही पढ़कर लिखकर ये मुकाम हासिल करते हैं। अब मास्टर जी के पास कोई शब्द नहीं रहते। फिलहाल अगले दिन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत शुरू हो जाती है, एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं और कुछ महीनों बाद ही दोनों शादी भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी मास्टर साहब की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और बताना कि कहानी कैसी थी। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।